हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी के छठे अध्याय यानी कि जैव प्रक्रम को। और जैव प्रक्रम का पार्ट पढ़ेंगे दूसरा, जिसमें हम लोग परिवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पोषण और शोषण को पढ़ा है। आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके हर एक पॉइंट जो है क्लियर हो सके, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। चैप्टर का नाम है हमारा रक्त परिवहन। तो रक्त शब्द आ गया, इस रक्त का मतलब होता है हमारा शरीर का ब्लड। और रक्त के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। रक्त कैसा होता है? रक्त एक तरल भाग होता है और संयोजी ऊतक होता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। तो रक्त हमारे शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त के अंदर दो भाग होते हैं, यानी कि एक तरल भाग होता है और दूसरा ठोस भाग होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं दोस्तों। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा बोला जाता है और ठोस भाग को क्या बोला जाता है? ब्लड सेल बोला जाता है। और हमारे ब्लड के अंदर तीन प्रकार की ब्लड सेल पाई जाती है। एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है और तीसरा प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी जो है इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारे रक्त का रंग जो होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की हेल्प करती है। और प्लेटलेट्स होता है वो क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग करता है। तरल भाग जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है हमारे ब्लड का। और ठोस भाग जो रक्त कोशिकाएं होती है वो कितनी होती है? 45% होती है। रक्त क्या काम करता है? तो रक्त हमारे शरीर में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उनको एक दूसरे से इंटरचेंज करता है, आदान प्रदान करता है। अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान भी रक्त करता है। एंजाइमों को भी जो है परिवहन कौन करता है? रक्त। रोगों से रक्षा करने का काम करता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी इसके अंदर होती है। और डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है। और एक इसका काम होता है हमारे शरीर का तापमान जो है उसको नियंत्रित रखता है, यानी कि सर्दी हो या गर्मी, टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो जाए और टेम्परेचर चाहे कितना ही लो हो जाए, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और इसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड। और हमारा ब्लड जो हमारे शरीर में बहता है वो दो प्रकार की नसों से बहता है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है सिरा। और धमनी और सिरा में यहाँ पे अंतर दे रखा है, और इस अंतर को हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारे हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हमारा हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठम होता है। 4 कोष्ठ यानी कि 4 प्रकार के चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? 2 आलिंद होते हैं, एट्रियम बोलते हैं इनको, ये भी आलिंद है, ये भी ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं। नीचे वाले दोनों दोस्तों होते हैं निलय। और अगर आप इस हार्ट को इस प्रकार से काटोगे, यानी कि काटोगे तो ये कौन सा भाग है? ये लेफ्ट भाग है, यानी कि बायां भाग है। तो ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है। ये दायां आलिंद है और ये कौन सा है? दायां निलय। अब बात करते हैं ब्लड कैसे होता है। तो ब्लड दाएं भाग से दाएं भाग से ही रहता है। दाएं भाग का ब्लड जो है बाएं भाग में कभी नहीं जाता, और बाएं भाग से ब्लड जो है दाएं भाग में कभी भी नहीं आता। तो दाएं भाग से दाएं भाग में ही रहता है, लेकिन दाएं आलिंद से दाएं निले में जरूर जाता है। तो दाएं भाग से दाएं निले में जाता है तो उसके अंदर जो है इस प्रकार के 3 वॉल पाए जाते हैं, और इस 3 वॉल को बोलते हैं हम लोग त्रिवलिन कपाट या फिर ट्राइकैप्सिड वॉल। और बाईं भाग में इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही वॉल होते हैं, इसलिए इसको बाइकैप्सिड वॉल या द्विवलनी कपाट कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। 2 अग्र भाग आलिंद होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। और पक्ष भाग यानी कि पीछे वाले या नीचे वाले भाग होते हैं वो निलय, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। एक बायां निलय होता है और एक दायां निलय होता है। बाएं भाग में मैंने अभी बताया है 2 वलनी कपाट होता है, यानी कि 2 कपाट होते हैं, इस प्रकार से इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड वॉल। और दाएं भाग में त्रिवलनी कपाट होता है, यानी कि ट्राइकैप्सिड वॉल। ये दायां भाग है, इधर 3 कपाट होंगे, इधर की साइड 2 कपाट होंगे। और ब्लड हमेशा क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है, यानी कि दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाएगा और बाएं निलय से बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा। बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में कभी भी नहीं जाएगा, यानी कि इधर से इधर ब्लड जो है कभी भी सर्कुलेट नहीं करता। अब बात करते हैं आगे। बाएं निलय से संबंध अर्धचंद्राकार वॉल द्वारा महाधमनी से तथा दाएं निलय का संबंध अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा फुफ्फुसी धमनी से होता है। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? इस पॉइंट को आपको मैं एक बार वापस समझाता हूं या फिर डिटेल से समझाता हूं, आप कैसे समझेंगे। ये जो है क्या होता है?
राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, ये होता है बायां आलिंद, ये होता है दायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल राइट, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ होते हैं, यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट होता है और यहाँ पे भी अर्धचंद्राकार कपाट होता है, यानी कि बायां निलय है ना, ये बायां निलय, यहाँ पे अर्धचंद्राकार कपाट होता है और यहाँ से कौन सी निकलती है? महाधमनी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कौन सी होती है? यहाँ होती है फुफ्फुसीय धमनी, और यहाँ पे कौन सा वॉल होता है? यहाँ पे भी अर्धचंद्राकार वॉल होता है। लेकिन एक बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी कैसे है, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूं। यहीं पे मैं आपको थोड़ी क्रियाविधि समझा देता हूं बेसिक सी, उसके बाद मैं आपको पूरे इमेज से समझा दूंगा। ये हमारा ब्लड होता है, हमारा हार्ट होता है। इस हार्ट के चार जो है वो चैम्बर होते हैं, यानी कि चार कोष्ठ होते हैं, ये राइट, ये लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। ये कौन सा? ये आलिंद, ऊपर वाले दोनों आलिंद होते हैं और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि निलय होते हैं। अब ब्लड कैसे होता है? हमारी ये सेल होती है, कोशिका जो है वो श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ जाती है? ये दाएं आलिंद में जाती है, दाएं आलिंद में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दाएं आलिंद में आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमेशा अशुद्ध ब्लड कहते हैं और ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम लोग हमेशा शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो यहाँ से अशुद्ध ब्लड यहाँ आएगा, और उसके बाद देखो, इसके पहले दोस्तों आप लोग ये बात आप ध्यान रखें, छोटी सी बात है कि यह हार्ट है, जो भी हार्ट के अंदर लेके आएगा वो होता है सिरा। जो भी ब्लड हार्ट के अंदर लेके आएगा, यानी हमारे हृदय के अंदर जो भी नली हमारे हृदय के अंदर ब्लड लाती है वो सिरा होती है, और जो हृदय से बाहर निकाल के जाती है वो धमनी होती है, यानी कि हृदय के अंदर लाने वाली सिरा और बाहर निकालने वाली धमनी। ट्रिक से याद करो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, सी ला, है ना, सी ला से कैसे होगा? सी से सिरा, ला से लाना, यानी कि हृदय के अंदर लाती है ये। अब इस इमेज की तरफ वापस आ जाओ। जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। फिर यहाँ पे जो आपको पता है त्रिवलनी कपाट होता है, त्रिवलनी कपाट के द्वारा कहाँ आएगा? दाएं निले में आएगा। फिर दाएं निले से वापस यहाँ नहीं जाएगा, फिर उधर की साइड जाएगा भी नहीं, फिर कहाँ जाएगा? ये हमारे जाएगा फेफड़ों में, ये हमारे लंग्स है, ये ब्लड हमारे लंग्स में आएगा। ये पूरा ब्लड कैसा है? अशुद्ध ब्लड है, और हृदय कभी भी ब्लड को शुद्ध करने का काम नहीं करता, तो ये ब्लड अभी भी कैसा है? अशुद्ध ब्लड ही है। फिर ये अशुद्ध ब्लड यहाँ पे जो है लंग्स के द्वारा शुद्ध किया जाएगा, यानी कि लंग्स क्या करेगा? इस ब्लड को क्या देगा? ऑक्सीजन दे देगा। फिर ये शुद्ध ब्लड कहाँ जाएगा? फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर कौन सा? बायां आलिंद में जाएगा। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट के द्वारा बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय से वापस किस में जाएगा? कोशिका में जाएगा। और ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है, यानी कि शुद्ध ब्लड है। जो फेफड़ों से निकला वो कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। अब एक बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, कौन सी? एक मिनट में समझाता हूं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि धमनी जो होती है वो हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और सिरा जो होती है हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अशुद्ध और शुद्ध मानी शुद्ध रक्त वो जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और अशुद्ध रक्त वो जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो ला रही है, इसका मतलब जो भी हार्ट के अंदर लेके आता है वो कौन होता है? धमनी होती है, सॉरी सिरा होती है। तो ये सिरा है, और सिरा के अंदर कैसा बह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कि सिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक बात सुनो कि ये जो है ये भी लेके आ रही है हार्ट के अंदर, ये ऑक्सीजन वाली है, ये हार्ट के अंदर लेके आ रही है, और हार्ट के अंदर जो भी ब्लड लाता है वो तो सिरा होती है। तो ये सिरा के अंदर ऑक्सीजन कैसे? यानी कि सिराएं तो सारी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो ये सिरा ऑक्सीजन वाली कैसे? तो अब एक अपवाद होता है, जो फेफड़ों वाली धमनी और फेफड़ों वाली सिरा होती है वे दोनों इसके अपवाद होते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो ये भी तो एक धमनी है। धमनी कैसे है? क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, और जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है वो धमनी होती है, तो ये धमनी है। लेकिन इस धमनी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। लेकिन तो एक आपको एग्जाम्पल या अपवाद याद रखना है कि एकमात्र ऐसी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध ब्लड बहता है वो है फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी शब्द जो है वो किसके लिए आता है? लंग्स के लिए आता है। और एकमात्र ऐसी सिरा जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, बाकी सारी सिराएं जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, वो सिरा फुफ्फुसी सिरा है, यानी कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी इसका अपवाद है।
आई होप ये आपको क्रियाविधि समझ में आई होगी। अब जो है हम लोग हार्ट की क्रियाविधि को यहाँ से समझते हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो यहीं पे है, सारी जो है लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से सुने। हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन से शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। यानी कि कोशिका से लेके, ये सेल से लेके कहाँ भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। कौन भेजेगा? हार्ट, यानी कि हार्ट से होके जाएगा, बाईपास होके। हृदय पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से लेता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। यह कार्य हृदय की पेशी गति संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। हृदय के आलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है। यानी कि एक बार हृदय जो है वो सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। इसको बोलते हैं संकुचन और शिथिलन। संकुचन को इंग्लिश में सिस्टोल बोलते हैं और शिथिलन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। जब हृदय सिकुड़ेगा तो प्रेशर आपको पता है क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब हृदय फैलेगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर वो कितना होता है? जब हृदय फैलता है तो अधिकतम कितना? 120 होना चाहिए। और जब हृदय शिथिलन अवस्था में होता है तो हमारा 80 होना चाहिए। 120/80 आपने कई बार पढ़ा होगा। हमारे हृदय का या फिर हमारे शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। और इसको मापते कैसे? mmHg। तो हमारे शरीर का जो है सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। अब आगे क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचते हैं। अब दो शब्द आपके सामने बार बार आ रहे हैं, इनको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। महाशिरा और महाधमनी में आपने कैसे? तो महा का मतलब होता है बड़ी, बड़ी धमनी और बड़ी शिरा। यानी कि जो बहुत बड़ी शिरा, वह शिरा जो सभी कोशिकाओं का रक्त लेके हमारे हृदय में आती है, वो मेन शिरा होती है, मुख्य शिरा, उसको महाशिरा बोलते हैं। और हृदय से सभी कोशिकाओं की तरफ जो रक्त लेके जाती है, वो मुख्य जो धमनी होती है उसको बोलते हैं महाधमनी। तो ये महाशिरा महाधमनी आए तो इसको कंफ्यूज नहीं होना कि महाशिरा जिसके अंदर सभी शिराओं का रक्त होता है वो महाशिरा, और जिसके अंदर सभी धमनियों का रक्त होता है वो महाधमनी। इसके बाद दोनों आलिंदों में संकुचन होता है और संकुचन के द्वारा क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो है, यहां से सुने एक बार, देखो मैं एक वापस समझाऊंगा एक बार आपको। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में, ये दायां आलिंद है, नीचे होता है दायां निलय। तो यहां से कौन सा? ये कोशिका के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है ना। अशुद्ध रक्त जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, यानी कि दाएं आलिंद से ही दाएं निलय में जाता है, बाईं तरफ से जाता ही नहीं है। और शुद्ध रक्त कहां होता है? इधर की साइड शुद्ध रक्त होता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, यानी कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा। कब जाएगा? जब इन आलिंदों में संकुचन होगा। पहले आलिंदों में संकुचन होता है तो ब्लड नीचे की तरफ खिसकता है, यानी कि आलिंदों से निलय में आता है। और जब निलयों के अंदर संकुचन होता है तो रक्त वापस ऊपर नहीं जाता और नीचे आता है, और नीचे यानी कि उसके बाद इनसे बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तो आपको पता है यहां से रक्त कहां जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। और यहां से रक्त कहां जाएगा? वो हमारी कोशिका में जाएगा, यानी कि ये महाधमनी होती है। जो कोशिका में रक्त भेजती हो तो महाधमनी होती है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद निलयों में संकुचन होता है। निलयों में क्या होता है? बाएं आलिंद से जो है निलय छिद्र द्विदली कपाट, ये आया ना द्विदली कपाट, इसको कंफ्यूजन हो, अर्धचंद्राकार कपाट जो आया था वो यही है। ये जो नीचे वाले वेंट्रिकल है, यानी कि निलय, निलयों से जो है ये जुड़ा होता है। ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। यहां से जुड़ा होता है द्विदली कपाट, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट। फिर यहां से अर्धचंद्र कपाट जो है खुलते हैं, फिर उसके बाद यहां से आगे ब्लड चलता है। तो द्विदली कपाट द्वारा बंद हो जाते हैं, यानी कि दायां आलिंद, सॉरी ये द्विदली कपाट तो बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड जो हमने पढ़े हैं ना वॉल, वो है। इसके फलस्वरूप दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़े में चला जाता है, जहां गैसीय आदान प्रदान के द्वारा शुद्ध होता है। इसको एक बार और देखें आप लोग। यहां से जो है जब ये नीचे वाले हैं निलय, ठीक है, दोनों निलय, इन निलयों में संकुचन होगा। इस निलय से कहां जाएगा? बाएं दाएं निलय से, ये राइट है तो राइट दाएं निलय से कहां जाएगा? फेफड़े में जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है, आप यहां से सुने कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, और बाएं निलय से शुद्ध रक्त जो होता है, ये बाएं निलय से शुद्ध रक्त जो होता है, ये महाधमनी, अभी मैंने आपको बताया, महाधमनी से हमारी कोशिकाओं में चला जाता है। और इस प्रकार हमारा शरीर में जो हृदय है वो काम करता है, रक्त का परिवहन होता है। थोड़ी नॉर्मली आपको समझ रहा है तो एक मैं आपको इमेज बना के एक बार और समझा देता हूं ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कि कोशिका है,
कोशिका से ब्लड कहाँ जाएगा? कोशिका से ब्लड जाएगा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से जाएगा दाएं निलय में यानी कि राइट वेंट्रिकल में, और इसके बाद जाएगा फेफड़े में यानी कि लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा? वो बाएं आलिंद में जाएगा, बाएं आलिंद से दाएं आलिंद में बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से कहाँ जाएगा? वापस कोशिका में चला जाएगा, और इन कोशिकाओं के अंदर का जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, और ऑक्सीजन कौन देगा? ये बीच में लंग्स देंगे। तो ये सारी आपको क्रियाविधि एकदम अच्छे से, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी, नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके वापस देखें। अब देखते हैं प्लेटलेट्स किस प्रकार से काम करते हैं। प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाते हैं, तो रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। दूसरा, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हेल्प करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। और WBC की भी जो है रक्त कोशिकाओं से, या फिर रक्त कोशिका जो होती है WBC श्वेत रक्त कोशिका, इसकी हेल्प करती है रोगों से लड़ने में। और तीसरा काम है ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भी हेल्प करता है। तो ये 3 कामों के द्वारा हमारा प्लेटलेट्स हमारे रक्त के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारे शरीर के अंदर एक और तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है, वो है लसिका यानी कि लिम्फ। ये लिम्फ क्या काम करती है? लिम्फ पाए कहाँ जाते हैं? तो जैसे हमारी जैसे कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के बीच में जो है क्या होता है? गैप रहता है। इस गैप को बोलते हैं ICS, इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतर कोशिकीय स्थान। इन अंतर कोशिकीय स्थान को भरने के लिए इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं लसिका। रक्त के जैसा ही होता है। लसिका कैसा होता है? रक्त के जैसा होता है। तो रक्त के जैसा इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है। रक्त की तरह इसमें भी प्लाज्मा होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन होता है, रक्त के अंदर भी प्रोटीन होता है। रक्त के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन शब्द है वो ग्लोबिन प्रोटीन है। हिम जो शब्द है वो आयरन के लिए आता है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। तो ग्लोबिन प्रोटीन, रक्त के अंदर भी प्रोटीन होता है, लिम्फ के अंदर भी प्रोटीन होता है। और तीसरी चीज होती है रक्त कणिकाएं। इसके अंदर भी रक्त कणिकाएं होती है, लेकिन इसमें RBC WBC नहीं होती। इसके अंदर इसकी कणिकाओं को बोलते हैं लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, ऐसी जो है लिम्फोसाइट होती है, यानी कि रक्त कणिकाएं लिम्फ के अंदर होती है। और ये काम क्या करता है लिम्फोसाइट या फिर लिम्फ हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है? तो हमारे ये 3 काम लिख रखे हैं इसके। पहले तो जो हमने पोषण पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन कौन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर वसा का पाचन होता है। फिर छोटी आंत है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में वसा कैसे आएगा? लिम्फ के थ्रू, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में वसा का जो है अवशोषण करता है। दूसरा काम है, जब इसके अंदर कभी भी एक्स्ट्रा जल आ जाए, एक्स्ट्रा कोई भी द्रव आ जाए, उस द्रव को वापस रक्त के अंदर भेजने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। और तीसरा काम है, ये भी हमारे शरीर में रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है, रोगों का संक्रमण नहीं होने देता। डिटेल में आप लोग आगे बड़ी कक्षा में और पढ़ोगे जब आप बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हो, नहीं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि लिम्फ जो है ब्लड की तरह होता है, इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन और कणिकाएं होती है। ये हमारे शरीर में जो है छोटी आंत से जो है ब्लड के अंदर वसा को अवशोषित करता है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको वापस रक्त में भेजता है हमारे शरीर से, और जो संक्रमण से है, रोगों के संक्रमण से रक्षा करता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं, सारे ही मैंने आपको समझा दिए। अब हमने मनुष्यों के अंदर बात कर ली, पौधों में भी तो परिवहन होता है, और पौधों में परिवहन होता है तो जल का भी परिवहन होता है और हमारे भोजन का भी परिवहन होता है। तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और हमने क्लास 9th के अंदर जब ऊतक पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की, यानी कि जो जाइलम होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और फ्लोएम होता है वो भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम की 4 कोशिकाएं कौन होती है? अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें लिखोगे ना तो आपका आंसर थोड़ा अच्छा ही होगा, आपका गलत कभी नहीं होगा। इन कोशिकाओं को याद रखें, एक वाहिका होती है, एक वाहिनिका होती है, एक पेरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर। इसमें होता है साथी कोशिका होती है एक चालनी नलिका होती है, तीसरी होती है फ्लोएम फाइबर, और चौथी होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक, है ना। ये पौधों के जटिल स्थायी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का। लेकिन करते कैसे? यहाँ क्रियाविधि लिखी हुई, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुने आप। जाइलम ऊतक नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ के अंदर फैला हुआ होता है। ये पौधों में जल का परिवहन करते हैं
पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल व खनिज लवण अवशोषित करते हैं। यानी कि जो जाइलम है, इसके जो है ये जड़ जो है, जड़ क्या करती है, जल का क्या करती है, अवशोषण। और इस जल को पूरे पेड़ के अंदर कौन भेजता है, जाइलम भेजता है, क्योंकि जाइलम का जो है पूरे पेड़ के अंदर जाल फैला हुआ होता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जब पौधों की पत्तियों में या रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पौधों से जो रंध्र होते हैं, इस प्रकार से रंध्र की जब द्वार कोशिकाएं खुलती है तो जल वाष्प होता है। उस जल वाष्प को है ना क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। यानी कि जब ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो जल की हानि होगी, तो पीछे जाइलम की कोशिकाओं या जो जाइलम की नलिकाएं हैं उनके अंदर क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो दाब को मेंटेन भी तो करना जरूरी है। तो जब ट्रांसपीरेशन होता है तो क्या होता है, जाइलम की नलिकाओं में दाब कम हो जाता है, और उस दाब को बराबर करने के लिए, संतुलन करने के लिए जड़ें क्या करती है, अवशोषित जल को जाइलम से ऊपर की तरफ भेजती है, यानी ऊपर चढ़ाती है, और इसी प्रकार जल जो है पूरे पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जैसे रंध्र खुलेगा तो जल की क्या होगी, हानि, और जैसे ही जल की हानि होगी तो क्या होगा, इसके जो जाइलम जुड़े हुए हैं, इस जाइलम की क्या होगा, इनका प्रेशर कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और लो प्रेशर को पूरा भरने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जड़ें अपने जो अवशोषित, उन्होंने जो जल अवशोषित किया है, जड़ों ने जो जल अवशोषित किया उसको क्या करेगा, आगे भेज देगा, यानी कि जाइलम के अंदर भेज देगा। ऐसे करके जाइलम जो है पूरे पौधे के अंदर पानी की सप्लाई कर देता है। अब जो है पौधों के अंदर भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो भोजन का स्थानांतरण, भोजन बनाता कौन है, पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है। तो पत्तियों से लेके पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो भोजन के परिवहन का कार्य फ्लोएम करता है। तो पेड़ तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा किया जाता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण क्रिया कहा जाता है भोजन का परिवहन को। और इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण पौधे के सभी अंगों में होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन जो है भोजन को है सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि फूलों तक, फलों तक, और साथ में जड़ों तक, सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण आवश्यकता अनुसार दोनों दिशाओं में होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाइलम जब जल का स्थानांतरण कर, इस इमेज को आप समझे, मैं थोड़ा जूम करता हूं, चलो आप यहीं से देख लें कि जाइलम का जो फ्लो होता है वो एक ही तरफ होता है, यानी कि जड़ों से ऊपर की तरफ जो है जाइलम जल लेके जाता है। लेकिन फ्लोएम का देखिए, आप तीर देखोगे ना तो ये दोनों तरफ है, ये भोजन को ऊपर भी लेके जाता है और भोजन से पत्तियों से जड़ों की तरफ लेके जाता है। ये उल्टा कैसे, ये दोनों तरफ कैसे घूमता है, तो यहाँ उदाहरण दे रखा है कि बसंत में जब जड़ें जड़ें वो तने के ऊतकों के अंदर जो भंडारित शर्करा है उसका स्थानांतरण कलिकाओं के नीचे और ऊपर दोनों की तरफ होता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा 2-2 3-3 दिन तक जो है वो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो पौधे अपना पत्तियों से भोजन नहीं बनाएंगे, तो भोजन नहीं बनाएंगे तो पौधे मरते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने भोजन को स्टोर रखते हैं, कहाँ, जड़ों में और तने में। और पौधों में जो भोजन स्टोर रहता है वो किस रूप में रहता है, वो स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर रहता है। तो स्टार्च के रूप में जो भोजन अवशोषित है, तब बारिश के मौसम में इस भोजन को वापस उन सभी अंगों तक पहुंचाना होता है। तो जड़ों में जो भोजन स्टोर है उसको पहुंचाने के लिए फ्लोएम फिर ऊपर की तरफ भोजन लेके जाएगा। और सामान्य दिनों में क्या होगा, जब पत्तियां भोजन बनाएगी तो पत्तियों से भोजन वो जड़ों की तरफ लाएगा, यानी कि नीचे की तरफ लाएगा। तो इसमें भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी भोजन का स्थानांतरण होता है। अब बात करते हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन क्या होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन जो है वो शरीर की सतह से होता है, यानी कि हमने पढ़ा था कि पोषण भी वो सतह से लेते हैं अमीबा, और फिर जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसी को जो है वो अपनी सतह से बाहर निकाल देता है। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता, मनुष्य में अलग अलग अंग होते हैं। कौन कौन से, तो हमारे उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, वृक्क यानी कि किडनी होती है, एक जोड़ी किडनी होती है, फिर मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय होता है, फिर मूत्र मार्ग होता है। कैसे काम करता है कि हमारी किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स आती है ना, रक्त वाहिकाएं आती है। रक्त वाहिकाओं से जो है ये क्या करती है, किडनी के अंदर एक संरचना होती है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, किडनी की यानी कि हमारे
किडनी या वृक्क की जो है संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई, उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन में ब्लड आता है। नेफ्रॉन इस ब्लड से क्या करता है, सारे अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है, सारे अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। फिर ये अपशिष्ट पदार्थ जो है ये मूत्रवाहिनी में जाते हैं, ये मूत्रवाहिनी होती है। मूत्रवाहिनी से फिर इस ब्लैडर में जाते हैं जिसको मूत्राशय बोलते हैं। और जब मूत्राशय में प्रेशर ज्यादा होता है तो इस मूत्र मार्ग के द्वारा हम जो है मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको थोड़ा और डिटेल से समझाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता है वो मूत्राशय में आता है, और यहाँ जब तक एकत्र रहता है तब तक मूत्र मार्ग से होकर इसको बाहर नहीं निकाला जाता। जब तक मूत्र कहाँ स्टोर रहता है, यूरेथ्रा या सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी कि मूत्राशय के अंदर रहता है। और किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। अब बात करते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मूत्र कैसे बनता है। फिर मैं थोड़ा सा मैं इस इमेज से ही आपको समझाता हूँ, फिर आपको जो है सारी ये पॉइंट समझाऊंगा। पहले तो जो है ब्लड जो है कहाँ आता है, हमारे नेफ्रॉन के अंदर आता है। और एक बात ध्यान रखना, किसके द्वारा आता है, ये हार्ट है। हार्ट से जो भी ब्लड किसी अंग की तरफ जाएगा तो कौन लेके जाएगा, यानी कि जो हार्ट के अंदर लेके आता है वो तो सिरा होती है, और हार्ट से जो लेके जाता है वो कौन होती है, धमनी। तो ये धमनी है। धमनी जब किडनी की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे किडनी की धमनी, यानी कि वृक्क धमनी। तो वृक्क धमनी के द्वारा किडनी के अंदर रक्त प्रवेश करता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के द्वारा कोशिका यानी कि ग्लोमेरुलस, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये छोटा ये कोशिकाओं का गुस्सा होता है ना, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके अंदर हमारा ब्लड आता है, और ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट में क्या होता है, कोशिकाओं का जाल होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये हमारी जो है रीनल आर्टरी जो होती है, वृक्क धमनी होती है, वो यहाँ आती है। यहाँ आती तो ये सारे के सारी चीजों का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यहाँ पे छन जाता है पूरा का पूरा रक्त। और छन के बाद किस किस को छाना जाता है, ग्लूकोज को छान के बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है, और यूरिक अम्ल को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से इस पॉइंट को समझे। उसके बाद चलो यहाँ पे जो है सबको जो है छान दिया। छानने के बाद जो है ये नलिका है, इस नलिका के द्वारा जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थों को छाना गया है वो इन नलिका से गुजरेगा। वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा रक्त पहुंचता है। वृक्क धमनी से असंख्य कुंडलित कोशिकाओं के गुच्छे में पहुंचता है। इस गुच्छे में पहुंचता है, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कहाँ होता है, इस बोमेन संपुट में होता है। तो इसको बोमेन संपुट में होता है। यहीं पर रक्त छनकर जल तथा उसमें विलय ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल जो है छानकर बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह छनित अत्यंत छोटी छोटी नलिकाओं से गुजरता है। ये छोटी छोटी नलिकाओं से फिर जो है छना गया पदार्थ गुजरता है। फिर आपने बात देखी होगी कि यूरिया और यूरिक अम्ल तो ठीक है, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ग्लूकोज को छान के बाहर क्यों निकाला, क्योंकि इस बोमेन संपुट के अंदर जो ग्लोमेरुलस यानी कि एक छलनी की तरह काम करता है, इसको नहीं पता होता है कि कौन हमारे रक्त के लिए सही है, कौन हमारे रक्त के लिए सही नहीं। ये तो सभी को छान देता है, लेकिन फिर ये छानने के बाद इस नलिकाओं से इसलिए गुजरता है कि इसने अगर कोई गलत हमारे रक्त के अंदर अच्छी चीज को, यानी कि ग्लूकोज हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा होता है, या और भी ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उसको एक छान के निकाल देता है, उनको वापस अब्जॉर्व किया जाता है। तो छोटी छोटी नलिकाओं से जो है द्रव गुजरता है, जहां पर ग्लूकोज और अन्य उपयोगी लवणों को पुनः अवशोषित किया जाता है, इनको वापस लिया जाता है, और वृक्क शिराओं से पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। यानी कि ये जो है ब्लड इन कैपिलरी से जो है वापस ब्लड के अंदर भेज दिए जाते हैं ग्लूकोज वगैरह को, और शेष जो द्रव बचता है, यानी कि इसके बाद जो फाइनल द्रव निकलेगा वो कौन होगा, वो मूत्र होगा। और इस प्रकार क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब कृत्रिम अपवहन किसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डायलाइसिस बोलते हैं। इस डायलाइसिस को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम अपवहन। ये कब किया जाता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। जो किडनी है ये फेल हो गई, काम नहीं कर रही, तो किडनी का काम क्या होता है, ये रक्त से क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करता है। तो हम ऐसी मशीन लगा देते हैं, हमारे ब्लड इस मशीन में डाला, और इस मशीन से जो है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं, और शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर के अंदर वापस डाल देते हैं। और इस मशीन को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम अपवहन बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कृत्रिम अपवहन या डायलाइसिस किस अंग से संबंधित है, हमारे वृक्क से संबंधित है। और जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो ये काम किया जाता है। और आपको पता है हमारे रक्त को तुरंत जो बार बार क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो दिन भर इस मशीन को लगा के 24 घंटे नहीं रख सकते, तब हमारा एक ऑप्शन और होता है, हम क्या करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है।
अब बात करते हैं पौधे कैसे उत्सर्जन करते हैं। पौधे में तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो भी तो अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो सतह के द्वारा निकालते हैं। मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है। और पौधे क्या करते हैं, पौधे भी अन्य प्राणियों की तरह सजीव होते हैं, लेकिन इनकी उत्सर्जन क्रिया जो है अन्य जीव जंतुओं की तरह नहीं होती। पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अधिकांश प्राणियों की अपेक्षा अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्सीजन के प्रति। क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे उल्टा करते हैं। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये इनका उल्टा काम होता है। तो ऑक्सीजन छोड़ते कैसे हैं, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ऑक्सीजन को ये क्या कर लेते हैं बाहर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब वाष्पोत्सर्जन यानी कि रंध्र खुलते हैं, तभी रंध्र का काम यही होता है गैसों का आदान प्रदान करना। तो रंध्र खोलते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। पौधे अपने अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकी रिक्तिका के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि पौधों की कोशिका होती है ना, सेल वाले चैप्टर क्लास 9th के अंदर हमने पढ़ा था कि प्लांट कोशिका के अंदर बहुत ही बड़ी क्या होती है, वैक्यूल होती है। इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। और ये रिक्तिका बहुत बड़ी होती है और पौधों की कोशिका का जो भी अपशिष्ट होता है इस रिक्तिका के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद कभी कभी पौधे क्या करते हैं, रेजिन और गोंद के रूप में, यानी कि गोंद वगैरह आपने देखा होगा पौधों का, वो एक अपशिष्ट होता है उनका। गोंद या रेजिन के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को जाइलम में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये भी अपशिष्ट पदार्थ हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कुछ पदार्थों को रेजिन और गोंद के रूप में इकट्ठा करके अपशिष्ट पदार्थों को कर लेते हैं। कुछ पदार्थों को जो ये कोशिका की रिक्तिका के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। और कभी कभी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो इनकी पत्ती जो है, पत्ती के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग लग गया तो ये पत्ती को जो है फेंक देंगे, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास बिखेर कर मिट्टी के अंदर मिला लेते हैं। ये पौधों के अंदर उत्सर्जन होता है। तो हमने पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन को डिटेल से पढ़ा। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ये भी पसंद आया होगा। उससे पहले भी आपने कोई वीडियो हमारा देखा है तो वो भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरी मेहनत करते हैं हम और आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश यही रहेगी कि आगे भी जितने भी चैप्टर आएंगे मैं इतने ही अच्छे से समझाऊं। और नोट्स आपको जो है आप यहाँ से बनाओ, आपकी कहीं से भी कोई नोट्स डाउनलोड करने की या कहीं से कोई एक्स्ट्रा चीज देखने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे। तो और उस चैप्टर को भी मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,